रचना अग्रवाल जी पधार चुके हैं। श्याम सुंदर सोनी जी, जय श्री महाकाल। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रचना अग्रवाल जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। डॉक्टर रचना जी को लगभग आप सभी जानते ही हैं। डॉक्टर साहब रायबरेली के रहने वाले हैं और लगभग पिछले 25-30 वर्षों से योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा इत्यादि के क्षेत्र में कार्यरत हैं और समाज में सेवा के माध्यम से लगातार इस विधा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। काफी अनुभवशील हैं और आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था में कौन कौन सी ऐसी लापरवाही हैं जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति करता है और किस प्रकार से उनसे बचा जा सकता है। प्यारे साथियों, जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है उस दौरान, अरविंद जी सीट के लिए रिक्वेस्ट ना करें प्लीज, क्योंकि सीट के लिए रिक्वेस्ट तभी किया जाता है जब आपको मंच चाहिए होता है, कोई सब्जेक्ट पे आप बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। तो अरविंद जी दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट ना करें। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जब भी मीटिंग चल रही है तो आप सीट के लिए रिक्वेस्ट ना करें, केवल तभी सीट के लिए रिक्वेस्ट करें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई अपनी बात रखनी हो। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी चीज़ों की लापरवाही करते हैं। इसके पहले कुछ सत्र हमारे ऐसे हुए हैं जिनमें डॉक्टर विजयपाल जी ने थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी, भारती जी ने थोड़ी जानकारी दी, कुछ जानकारी आपको डॉक्टर कनिष्का जी ने भी दी है और कोशिश करते हैं कि समय समय पर विद्वान द्वारा आप लोगों को वो महत्वपूर्ण बातें बताई जा सकें कि जिससे आने वाला जो शिशु है उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। प्यारे साथियों, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, जो 3 महीने से ऊपर का हो जाता है, उसके अंदर धड़कन आ जाती है, उसके फिंगरप्रिंट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो वो चीजें सेंस करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में हम बहुत बार माताएं जो है फास्ट फूड इत्यादि खाती हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो बच्चे की हेल्थ के लिए इतने बुरे होते हैं कि जीवन भर उनका कंपनसेट नहीं हो सकता। वो बच्चा जीवन भर उनको अपने शरीर से नहीं निकाल सकता। बहुत सारे जो सिल्वर के बर्तनों में बना हुआ खाना खाते हैं वो बच्चे के डीएनए में चला जाता है और वो बच्चा जीवन भर तरह तरह की बीमारियां, डाउन सिंड्रोम इत्यादि, ऑटोनोमस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं और इम्यून डिजीज होती हैं जो बच्चे को शुरू हो जाती है और उनका उपचार बाद में नहीं होता। तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, उठने बैठने से लेकर चलने फिरने तक, खाने पीने से लेकर सोचने तक। हमारी सोच का भी प्रभाव जो होता है, उस एनवायरमेंट का प्रभाव भी उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो आज इसी विषय को हम और गंभीरता के साथ जानेंगे डॉक्टर रचना अग्रवाल जी से। मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर साहब आपको ये सम्मिलित मंच पर कि आप आएं और आज के सत्र को प्रारंभ करें। डॉक्टर रचना अग्रवाल जी। डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर साहब, अभिवादन है आपका आज के इस विशेष सत्र में डॉक्टर रचना अग्रवाल जी। और आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या विशेष चीजें लेकर के आए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। माइक ओवर टू यू मैम। धन्यवाद प्रमोद जी। आवाज ठीक आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है। प्रमोद जी, आपके लिए पर पीड़ा की छलकन गंगा जल के समान पवित्र है। दूसरों के दुख के हरने के लिए आपका मन जो पुलक उठता है उसे और उसके दुख को मिटाने के लिए आप जो है हमेशा प्रयत्नशील हैं, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद है। आपने इस अद्वितीय बहुत धन्यवाद संगठन को मैम। बनाया और उसको चलाने में प्रयत्नशील है। ज्ञान बांटना ज्ञान लगे है, ज्ञान विनिमय पंचामृत, थके हुए की थकन मिटाना, ये घर बैठे है तीर्थाटन है। आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है मैम। स्वास्थ्य के बारे में निम्नलिखित बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ माता पिता ही स्वस्थ बच्चों को जन्म देते हैं। जो बच्चे जन्म के समय स्वस्थ और मजबूत होते हैं उनको जीवन काल में अपेक्षाकृत कम रोग होते हैं। उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा होता है। ऐसा बच्चा जो जन्म से स्वस्थ और मजबूत होता है, यदि वो बीमार भी पड़ता है तो उसका उपचार सहज होता है। यदि इसलिए सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए माता पिता के आहार विहार मनोभाव को सात्विक
आहार और सात्विक बुद्धि के साथ देता है। जीवन की अवधि बढ़ाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। सम्यक श्रम, सम्यक भोजन, साफ वायु, सम्यक विश्राम और सम्यक सोच। अगर बच्चे का पिता स्मोकर है तो पुत्र को राइट लंग्स की टीबी हो जाती है। यदि माता को टीबी है तो पुत्र को लंग्स की टीबी हो सकती है। गर्भावस्था मानव सृजन का पूर्ण रूप है। यह काल जितना निरापद होगा उतना ही सृजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बालक स्वस्थ और चैतन्य होगा। मानवेतर प्राणियों और जीव जंतुओं में विद्युत चुंबकीय तरंगे उनके कंपन होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अपने सजाती की ओर आकृष्ट होते हैं। इस तरंगे अधिक हैं तो पुरुष उनकी ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार यदि पुरुष में ये चुंबकीय तरंगे अधिक हैं तो स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं। का आशय है सजाती हो या विजाती है, दोनों की भी आकर्षण का कारण है तरंगों का कंपन। एकमात्र इसी आकर्षण के कारण गर्भ में तथा हमारे विभिन्न कर्मों के अनुसार विभिन्न आत्माओं का जन्म पृथ्वी पर अपने अपने माता पिता के यहाँ होता है तथा देश का पात्र के अनुसार श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, प्रेम, मोह आदि का जन्म होता। पिछले जन्म के संस्कार लेकर हमारी आत्मा गर्भ में आती है। जैसा हमारा संस्कार होगा वैसे ही हम होंगे। मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। हर देह में नारायण का साक्षात्कार करा देना ही भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी इस लक्ष्य को ना पा सका उसका जीवन सारे भौतिक ऐश्वर्य के बावजूद भी व्यर्थ है। गर्भ की उत्पत्ति पुरुष के शुक्र और स्त्री के रस से होती है। शुक्र जो है धातु का निचोड़ है। शुक्र का कोई मल नहीं होता, यह शुद्ध है। यह सृष्टि के उत्थान में काम आता है। यह शुद्ध होना चाहिए। भोजन, आचार, विचार, रहन सहन काल स्थान से शुद्ध होता है। शुक्र और रज के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। यह शुद्ध सफेद रंग का तरलता युक्त मृदु स्निग्ध मधुर मधु के समान गंध वाला होता है। गंध या बदबू होने पर इन्फेक्शन तथा तरल ज्यादा होने पर स्पर्म कम होता है। शुद्ध रज मिलने पर फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों आधे आधे होते हैं। अब रज के बारे में, शुद्ध रज लक के घोल के समान या आलता के सदृश होता है। इसकी शुद्धता में कपड़े पर दाग नहीं लगते। ओवा 1 महीने में डिस्चार्ज होता है। अब गर्भ के बारे में बात, मासिक स्राव के बाद जब शुद्ध रक्त उपलब्ध हो तब शुक्र के मिलने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। शुक्र की अधिकता से पुरुष गर्भ, रज की अधिकता से स्त्री गर्भ। सभाग होने पर नपुंसक संतान होती है। विकृत संतान गर्भाशय गंदा होने पर, जैसे जिस समय गर्भ धारण करें उस समय वात का प्रकोप होने पर भ्रूण वात से ग्रस्त और विकल हो जाता है। समय या स्थान सही ना हो, मानसिक रूप से तैयार ना हो, एक तैयार हो एक ना तैयार हो, पूर्व जन्म के कर्म भी विकृत भ्रूण कर सके। स्त्री पुरुष और नपुंसक पंचम मास में
रक्त और मांस की वृद्धि होती है, माता दुबली होने लगती है। छठवां मास बल और वर्ण की वृद्धि होती है। सातवां मास सभी भावों से पूर्ण होता है। आठवां मास माता और गर्भ के बीच ओज का आदान प्रदान होता है। पितृज भाव क्या है? पितृ से क्या, पिता से क्या मिलता है? केश, दाढ़ी, मूछ, नख, रोए, दंत, अस्थि, शिरा, स्नायु, धमनी और शुक्र। मातृ भाव त्वचा, रक्त, मांस, नाभि, सभी अंग, अवयव जैसे हृदय, लीवर, किडनी आदि सभी अंग माता से। गर्भ का आत्मज भाव क्या है? विभिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करना, आयु, आत्मज्ञान, मन, इंद्रियां, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारणा, आकृति विशेष, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, चेतना, बुद्धि, स्मृति और प्रयत्न। गर्भ ठहरते ही शिशु का स्वास्थ्य और पोषण। बच्चा जिस दिन माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से उसका शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह पूर्णतः माँ के भोजन पर निर्भर रहता है। अतः गर्भावस्था के दौरान माँ को आयरन, फोलिक एसिड व आयोडीन युक्त भोजन व संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण मिलता रहे। पहले 100 दिन बच्चे के जीवन की नींव होते हैं। यह नहीं सोचना कि बच्चा जब दुनिया में आएगा तभी उसके खान पान पर ध्यान देना है। आयरन और कैल्शियम की दवाएं खाने मात्र से बच्चा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी सोच बदलें। गर्भवती को प्रोटीन, विटामिन की भी जरूरत होती है। खान पान का सही ध्यान न रखने वाली महिला तो खून की कमी होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे होते हैं, उनके कुपोषित होने की संभावना ज्यादा होती है। गर्भावस्था में महिला को दिन में एक अतिरिक्त भोजन की खाना जरूरी है। क्या खाएं? गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाना जरूरी है। दूध, दही, छाछ, पनीर, दुग्ध उत्पाद लें। इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन होता है। मौसमी फल, सब्जियां लें। विटामिन और खनिज लवण हरी पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व, फॉलिक एसिड होता है। मुट्ठी भर मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की दैनिक जरूरत पूरी होती है। स्रोत लौह तत्व का क्या है? आयरन, हरा साग, छिलके वाली अनाज, दालें, सूखे मेवे, गुड़, मूंगफली। विटामिन, संतरा, गहरी हरी सब्जियां, रसीले फल, टमाटर, आंवला, सब्जियां, दूध और सोया। प्रोटीन, पनीर, दूध, बीन्स, अंडा, सोयाबीन, मक्खन, घी, तेल, मूंगफली। यहाँ मांस का बारे में नहीं बता रहे हैं। पोषण क्या है? पोषण हमारे शरीर को संक्रमण, विकलांगता, बीमारियों व मृत्यु की संभावनाओं को कम करता है, हमारे विकास की नींव रखता है।
यदि हम यही ध्यान गर्भावस्था की शुरुआत होने पर, बच्चे के जन्म के दौरान, फौरन बाद, बच्चे के 6 माह की अवधि तक दे सकें, तो बच्चे को पोषण की कमी नहीं हो। प्रसव के उपरांत 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए। गर्भधारण में पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान से चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें दिन साथ में रहें। कन्या के लिए 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें दिन रहें। गर्भावस्था क्या है? आपका बच्चा लाखों में नहीं, बल्कि 25 करोड़ में एक है। जी हाँ, ये सच है। दरअसल इतनी संख्या में पुरुष का स्पर्म निकलता है, जिनमें से किसी एक के साथ अंडाणु संयुक्त होकर एक नन्ही जान बनता है। गर्भधारण के मात्र 22 दिन बाद ही शिशु का दिल धड़कने लगता है। इसका आकार मात्र पोस्ता दाने जितना होता है, पर उसकी धड़कन की गति पूरी गर्भावस्था के दौरान आपकी हृदय गति से दोगुनी रहती है, पर सबसे अधिक होती है पहली तिमाही के अंत में। इस समय गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कन 157 प्रति मिनट होती है। 9 से 12 हफ्ते में शिशु के बाल विकसित होने लगते हैं। सबसे पहले आईब्रो बनती है, इसके बाद हल्के रोए पूरे शरीर में आ जाते हैं। ये रोए एक प्रकार से शरीर में आवरण का काम करते हैं। 6 हफ्ते में शिशु का आकार राजमा के दाने के बराबर हो जाता है और उसका चेहरा और जननांग आकार लेने लगते हैं। 13 हफ्ते के भीतर शिशु के सभी मुख्य अंग बन जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। हालांकि उस स्थिति में शिशु का आकार बंद मुट्ठी से अधिक नहीं होता। 17 हफ्ते में फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। यही फिंगरप्रिंट्स पूरी उम्र साथ में रहते हैं। 18 हफ्ते में गर्भावस्था में शिशु की हलचलें शुरू हो जाती, पर महसूस कुछ समय बाद ही होता है। गर्भनाल आपके शरीर का करीब 35% रक्त आपके शिशु तक 500 मीटर प्रति मिनट की दर से पहुंचाती रहती है। 500 मिलीलीटर। 20 हफ्ते का होने पर शिशु प्रतिदिन 3 टेबल स्पून मूत्र उत्सर्जित करने लगता है, जो उसके द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किए जाने वाले 2 लीटर एमनियाटिक द्रव्य से बनता है। 24 हफ्ते में शिशु के कान पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और वह गर्भाशय में रहते हुए अंदरूनी और बाहरी आवाजें सुन सकता है। वो अपनी माँ की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती है, बल्कि उसे सुकून देती है जब वो उससे बात करती है। 26 हफ्ते में पहली बार उसकी आंखें खुलती हैं। हाँ, ये बात है, उसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। 32 हफ्ते में उसका शरीर स्पर्श को लेकर संवेदनशील हो जाता है, यहाँ तक कि उसे दर्द भी महसूस होता है। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में शिशु के शरीर की वसा प्रतिदिन 1 औंस बढ़ती। प्रसव काल आते आते गर्भाशय अपने सामान्य आकार से 500 से 1000 गुना बढ़ जाता है। गर्भावस्था में ध्यान देने वाली बात है,
सावधानियां, यदि प्रेगनेंसी से पहले कोई परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह देते रहें। गर्भावस्था में ब्लीडिंग होने पर अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गर्भवती महिला को गलत तरीके से आपसी मेल नहीं करना चाहिए। ज्यादा भारी सामान न उठाएं और ज्यादा मेहनत का काम भी ना करें। उल्टी या पेट दर्द की समस्या होने पर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी प्रकार की दवा ना लें। प्रेगनेंसी में क्या ना करें और क्या करें क्या ना। प्रेगनेंसी के 1 मंथ से 3 मंथ तक नींद बहुत आती है। इसके बाद नींद आना कम हो जाता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक महिला पीठ के बल सो सकती है, पर उसे 3 से 9 महीने में पीठ के बल सोना ठीक नहीं है। इस समय करवट लेकर सोना ही चाहिए। बाईं तरफ सोना सबसे अच्छा है। दाईं ओर सोने से लीवर पर ज्यादा दबाव बनता है और बाईं ओर सोने से रक्त संचार अच्छा होता है, जिससे बच्चे को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है और पोषण मिलता रहता है। सोने में कोई परेशानी हो, दोनों टांगों के बीच में एक तकिया रखकर सो सकते हैं। गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसलिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि गर्भवती महिला भोजन और फल में क्या खा सकती और क्या नहीं खाती और क्या नहीं भाता। भोजन से बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं। उसे भाए चाहे ना भजाए, उस अच्छा भोजन, स्वस्थ पोषक भोजन करना चाहिए। गर्भावस्था में पैरों में बिछिया जरूर पहने। बिछिया शांति प्रदान करने में, तनाव मुक्त रहने में तथा मानसिक शांति मिलती। जिन्हें बीपी की शिकायत, उन्हें भी पैर में बिछिया जरूर पहनने चाहिए। 9 महीने का सफर। अक्सर महिलाओं को गर्भावस्था में जी मिचलाना, खून की कमी, थकान, सुबह में आलस व सुस्ती लगना, डायबिटीज जैसी परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन अगर डाइट का ध्यान रखती हैं तो इन परेशानियों से बचकर गर्भावस्था का पूरा आनंद ले सकते हैं। जन्म के समय बच्चे को होने वाली समस्या, प्रीमेच्योर बर्थ या कम वजन आदि से बचने के लिए जरूरी है प्रेग्नेंट महिला अपने खान पान में संतुलित पोषक आहार ले। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेहतमंद वसा, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। गर्भावस्था की पहली तिमाही में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती, पर जो खाएं सेहतमंद और पोषक तत्वों से भरपूर खाएं। वही दूसरी तिमाही में 300 ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। गर्भावस्था में महिलाओं को अक्सर थकावट महसूस हो। ऐसे में यदि सही डाइट ले तो पूरे दिन ऊर्जा से भरी रहेंगी। साथ ही आपकी सेहतमंद डाइट आपको सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन से बचाने और मानसिक रूप से सेहतमंद रखने में मदद करेगी। होने वाले बच्चे का विकास भी डाइट पर निर्भर है। प्रोटीन कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। महिला का प्रेगनेंसी के दौरान 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके स्रोत क्या है? मछली, बादाम, पिस्ता, दूध, अंडा, मछली व अन्य डेयरी उद्योग। वसा हेल्दी फैट 25 से 35% कैलोरी फैट से
मिलती है। यह मस्तिष्क, आंख का विकास, इम्यून सिस्टम और बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। लेकिन ट्रांस फैट से बचें। सी फूड, सूरजमुखी का तेल, बादाम, काजू, ऑलिव ऑयल, पिस्ता आदि ले। कैल्शियम न सिर्फ दांतों की सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ की सेहत रखने में मदद करता है। यही वजह है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की भरपूर मात्रा लें। स्रोत क्या है? अंजीर, खजूर, खुबानी, संतरा, दही, दूध, पनीर, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन आदि। आयरन, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ को अगर सोडियम पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए तो शरीर में खून बढ़ाने में मदद करते हैं। स्रोत क्या है? मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, जीरा, तेजपत्ता, सूजी, चना, मूंग दाल, पालक आदि। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड भी बी ग्रुप का विटामिन है जो गर्भाशय में विकसित हो रहे शिशु के मस्तिष्क के विकास में उपयोगी भूमिका निभाता है। यही वजह है कि गर्भधारण करने से पहले से लेकर गर्भावस्था के शुरुआती 3 माह में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके स्रोत दाल, मटर, मेवा, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, स्प्राउट आदि। मासानुसार गर्भणी परिचर्या। आवाज सही आ रही है? अच्छा समझ में आ रहा है? जी मैम, बिल्कुल सही आ रही है। मासानुसार गर्भणी परिचर्या। हर महीने शरीर के अवयव आकार लेते हैं, अतः विकास क्रम के अनुसार हर महीने गर्भिणी को कुछ विशेष आहार लेना चाहिए। पहला महीना, गर्भधारण का संदेह होते ही गर्भिणी को सादा मिश्री वाला, सहज में ठंडा हुआ दूध उचित मात्रा में सुबह शाम लेना चाहिए। साथ ही 1 चम्मच मक्खन ताजा रहे, घर में खट्टा निकाला हुआ हो, खट्टा ना हो। साथ ही 1 चम्मच मक्खन हो, अच्छे से धुल के खट्टा मिश्री के अनुसार मिश्री व एक दो काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर ले। हरे नारियल की 4 चम्मच घी के साथ 2 चम्मच सौंफ खूब देर तक चबाकर खाएं। इससे बालक का शरीर सुडौल होगा और पुष्ट होगा। दूसरे महीने में प्रारंभ होते ही माँ को बालक में इच्छित धर्म बल, नीति बल, मनोबल व सुसंस्कारों को अनन्य श्रद्धा पूर्वक रोकना होता है। इसके लिए सतत मनन चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सत्संग और उत्तम शास्त्रों का श्रवण, अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए। इसमें शतावरी, बिदारी कंद, जीवंती, अश्वगंधा, मुलेठी आदि मधुर औषधियों के चूर्ण का संभाग मिलाकर ले। तीसरा महीना, इस महीने में दूध को ठंडा करके 1 चम्मच शुद्ध घी, आधा चम्मच शहद अर्थात घी शहद की विषम मात्रा में मिलाकर सुबह शाम ले। उल्टियां हो रही हो तो अनार का रस पीने, ओम नमो नारायण का जप करने से भी परेशानी दूर होती है।
चौथा महीना, इसमें प्रतिदिन 10 से 25 ग्राम मक्खन अच्छे से धोकर छाछ का अंश निकालकर मिश्री के साथ या गुनगुने दूध में डालकर अपनी पाचन शक्ति के अनुसार सेवन करें। इस मास में बालक सुनने समझने लगता है। बालक की इच्छा अनुसार माता के मन में आहार विहार की इच्छा उत्पन्न होती है। उनकी पूर्ति युक्ति से अर्थात अहितकर न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि गर्भाधान अचानक हो गया हो तो चौथे मास में गर्भ अपने संस्कारों को माँ के आहार विहार की रुचि के द्वारा व्यक्त करता है। आचार्यों का कहना है, यदि इस समय सावधान होकर श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ सात्विक आहार लें तो आने वाली आत्मा के खुद के संस्कारों का प्रभाव कम या ज्यादा हो जाता है। हमें रजस तमस संस्कारों को सात्विक संस्कारों में बदल सकते हैं। पांचवा महीना, इस महीने में गर्भ में मस्तिष्क का विकास विशेष रूप से होता है। अतः गर्भिणी के पाचन की शक्ति के अनुसार दूध में 15 से 20 ग्राम घी लें। दिन में रोटी चावल में 1 चम्मच घी जितना हजम होता हो उतना लें। रात में 1 से 5 बादाम अपनी पाचन शक्ति के अनुसार भिगो दें। सुबह छिलका निकाल कर घोट कर खाएं, ऊपर से दूध पिएं। इस महीने में प्रारंभ से ही माँ को बालक में इच्छित धर्म बल, नीति बल, मनोबल वस्तु संस्कारों का अनन्य श्रद्धा पूर्वक मनन चिंतन करना चाहिए। प्रभु आनंददाता प्रार्थना करें। छठा सातवां महीना, छठे महीने से प्रातः सूर्योदय के पश्चात सूर्य देवता को छठे महीने की बात है, जल देकर उनकी किरणें पेट पर पड़े, ऐसा करें। स्वस्थ स्थान पर बैठकर उंगलियों में नारियल तेल लगाकर पेट पर हल्के हल्के हाथों से बाहर से नाभि की ओर करते हुए गर्भस्थ शिशु से कहें, जैसे सूर्य नारायण ऊर्जा उष्णता वर्षा देकर जगत का कल्याण करते हैं, वैसे तू भी तेजस्वी बन, परोपकारी बन। माँ के स्पर्श से बच्चा आनंदित होता है। बाद में गायत्री मंत्र से मालिश करें। पिता भी अपने प्रेम भरे स्पर्श से शिशु को प्रशिक्षित करें। राम राम बार बार बोलने से बच्चा तोतला नहीं होता। राम शब्द की आवृत्ति से। 7वें महीने में, गर्भावस्था के 7वें महीने में भोजन का विशेष ध्यान रखना होता है। यह गर्भावस्था की तीसरी तिमाही है, इसलिए जो भी खाएं पौष्टिक खाएं ताकि शिशु को भरपूर पोषण मिल सके। खून की कमी से बचने के लिए आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा जरूरी है। मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, विटामिन, ओमेगा 3 का प्रयोग करें। क्या ना खाएं? मसालेदार भोजन और फैट वाली चीजें, ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे चिप्स, डिब्बा बंद आहार व बाजार का अचार कम खाना चाहिए। कैफीन, अल्कोहल, शराब, तंबाकू, सिगरेट का प्रयोग ना करें। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, बाहर की चाट, पकौड़ी आदि खाने से बचें। घर में खीरा, टमाटर, गाजर आदि का सैंडविच ले सकते हैं। व्यायाम व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, हल्की फुल्की कसरत, हल्के हल्के व्यायाम करें। टेस्ट जरूरी है
इस दौरान डॉक्टर से शिशु के विकास की पूरी जांच कराएं। शिशु की दिल की धड़कन के लिए फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग आपका कराना होता है। आपका रक्त संचार, गर्भाशय का आकार व किसी तरह का संक्रमण का पता लगाने के लिए पेशाब की जांच कराई जाती है। इसके अलावा बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट व कॉन्स्टेंट स्ट्रेस टेस्ट CST कहते हैं किया जाता है, जिसमें शिशु के दिल का स्वास्थ्य जांचा जाता है। यह जांच गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में की जाती है। सावधानियां, नियमित रूप से जांच कराएं। यदि शिशु के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है तो अपनी खुराक का सुधार करें। जरूरी सप्लीमेंट्स लें। डॉक्टर के बताए अनुसार खुद को व्यस्त रखें। क्या न करें, गलत अवस्था में ना सोएं, सीधा सोने से बचें। गर्भवती के लिए बाईं करवट लेकर सोने की स्थिति सही, आगे न झुके। 7वें महीने तक आते आते आगे झुकना बिल्कुल मना है। चिंताएं, 7वें महीने में अधिक रक्तस्राव को नजरअंदाज न करें। कई बार प्लेसेंटा नीचे गर्भाशय की ग्रीवा तक आ जाता है, जिसके कारण रक्तस्राव होने लगता है। लगातार उल्टियां डिहाइड्रेशन का कारण बनती हैं। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में अक्सर महिलाओं को भूलने की समस्या हो जाती है। 7वें महीने में अक्सर छाती पेट पर त्वचा के खींचने से उंगलियों से न खुजलाएं। देशी घी की मालिश करनी चाहिए। इस महीने में चावल को 6 गुना दूध या 6 गुना पानी में पकाकर घी डालकर पाचन शक्ति के अनुसार सुबह शाम खाएं, अथवा शाम के भोजन में दूध दलिए में घी डालकर खाएं। शाम का भोजन तरल रूप से लेना जरूरी है। गर्भ का आकार बढ़ जाने पर, पेट का भार बढ़ जाने से कब्ज व गैस की शिकायत हो जाती है। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार एरंड तेल दूध से सुबह शाम लें। त्रिफला चूर्ण या इसबगोल में से जो पूर्ण चूर्ण प्रकृति के अनुकूल हो, उसका सेवन वैद्य की सलाह के अनुसार करें। पंचामृत, 9 महीने तक नियमित रूप से प्रकृति व पाचन शक्ति के अनुसार पंचामृत लें। विधि क्या है? 1 चम्मच ताजा दही, 1 चम्मच दूध, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच मिश्री मिला लें। इसमें 1 चुटकी केसर भी मिला लें। ये जो गुण, ये इसका गुण है, यह शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, स्मरण शक्ति व कांति को बढ़ाता है तथा हृदय, मस्तिष्क आदि अवयवों को पोषण देता है। ये तीनों दोषों को संतुलित करता है। वह गर्भणी अवस्था में होने वाली उल्टी को कम करता है। यदि कोई उपवास पड़ जाए तो सिंघाड़े व राजगिरे के आटे की खीर व फलों का सेवन करें। अभी कभी कभी गर्भावस्था में पेट में जोर का दर्द होता है। बढ़ते गर्भाशय के कारण हल्का फुल्का दर्द होना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह दर्द आपको तेजी से असहनीय होने लगे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। दर्द 1 घंटे में 4 बार से ज्यादा संकुचन, यदि इस दौरान होने वाले संकुचन को ब्रेक्टरन हिक्स या फॉल्स लेबर पेन कहा जाता है। यह गर्भावस्था के 7वें माह में शुरू होते हैं।
और 1 घंटे में 1 या 2 बार हो सकता है। इस दौरान पेट की मांसपेशियों में कसाव महसूस होता। अगर यह संकुचन 1 घंटे में 4 बार से ज्यादा होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। कभी-कभी समय से पूर्व प्रसव का खतरा भी हो सकता है। पैर दर्द भी होता है। पैर दर्द होने पर क्या करें? बढ़ते वजन के होने पर पैरों में दर्द की समस्या आम है। पैर में हल्के हाथों से तेल की मालिश करवा सकते हैं। हो सके तो एड़ी के बल कुछ देर चले। लेटते समय पैरों के नीचे तकिया लगाकर रखें। पैरों को ऊंचा रखें, इससे राहत मिलेगी। पैरों में खिंचाव लाएं। इसके लिए टखनों और टांगों की उंगलियों को ऊपर की ओर धीरे-धीरे खींचें, इससे आराम मिलेगा। इस समय पीठ के बल ना सोएं, करवट सोएं। ऐसा करने से पीठ में दर्द बढ़ सकता है तथा शिशु तक रक्त प्रवाह भी धीमा पड़ सकता है। ऐसे में बाईं करवट सोने की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था मानव सृजन का पूर्व रूप है। यह काल जितना निरापद होगा, सृजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बालक उतना ही स्वस्थ और चैतन्य होगा। इस काल में एक्यूप्रेशर के बिंदु बहुत असरकारक और पूरे 9 महीने गर्भवती महिला को सामान्य तरीके से निकाले जा सकते हैं, जिनमें प्रथम 3 महीने अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें उल्टी, उबकाई, चक्कर, पैरों में सूजन जैसी तकलीफ होती है। कुछ महिलाओं को एचबीपी, कुछ को लो बीपी, एबॉर्शन, मिसकैरेज जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था में उल्टी भी कई बार होती है, उसमें दवा भी असर नहीं करती। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम पूरे 9 महीने और 9 उंगलियों में उपचार करके गर्भावस्था को सहज बना सकते हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे। हमारे 10 हाथ में 10 उंगलियां हैं। दाहिना अंगूठा हमारी बर्थ को प्रेजेंट करता है। जब गर्भधारण ना हो रहा हो, यानी 0, दाहिने हाथ का अंगूठा और छोटी उंगली में सभी जोड़ों में मेथी स्ट्रिप बांधकर उपचार किया जाता है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। यदि गर्भधारण हो गया है, उसके बाद माँ और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गर्भवती महिला को किसी तरह की समस्या ना आए, उसके उपचार में बच्चे के सामान्य विकास के लिए एक्यूप्रेशर का सरल उपचार दिया जाता है। 9 महीने में 9 उंगलियों पे मेथी पट्टी बांध के उपचार दे सकते हैं। प्रत्येक महीने के लिए 1 उंगली निर्धारित। प्रथम मंथ में, दूसरे मंथ में, पहले मंथ में दाहिने हाथ की छोटी उंगली में तीनों जोड़ पे उपचार कर सकते हैं। पहले महीने में यदि कोई तकलीफ आती है तो छोटी उंगली को घुमाकर देखें, उसमें दर्द होगा। जिस ज्वाइंट में दर्द होगा वहीं पर उपचार करने से हर बीमारी ठीक होती है। दूसरे महीने में बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उपचार करें। इसको घुमाकर देखें, तीनों ज्वाइंट में मेथी पट्टी लगाएं, जिससे गर्भावस्था की जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। तीसरे मंथ में बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, इस पर उपचार होगा। चौथे महीने में
चौथे महीने में दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर पे उपचार किया जा सकता है। 5वें महीने में राइट रिंग फिंगर पे उपचार किया जा सकता है। ये पृथ्वी तत्व की उंगली है, बच्चे की बोन, इसलिए इसमें उपचार करने से इसका उपचार होता है। बाएं हाथ में रिंग फिंगर का 6वें महीने पे उपचार होगा। 7वें महीने में लेफ्ट मिडिल फिंगर में उपचार होगा। 8वें महीने में राइट मिडिल फिंगर पर उपचार होगा। 9 महीने पर जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो लेफ्ट थंब पर उपचार किया जाएगा। इस पे उपचार करने से अच्छे से डिलीवरी होती है। एक्यूप्रेशर के लिए ये यहाँ पर एक P6 नाम का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों में बिंदु का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लगाने से उल्टी, मिसली आदि में आराम मिलता है। उबकाई, चक्कर आदि आता है, उसमें आराम मिलता है। हाथ में यहाँ पर किडनी का ये फीटस पॉइंट है, K9 किडनी का पॉइंट है। मिडिल फिंगर के किनारे की तरफ बीचों बीच के जोड़ में K9, इसको पूरे महीने हमेशा लगा के रखें। पूरे गर्भावस्था के दौरान यहाँ पर पैर में या हाथ में गटर लगाकर उपचार करते रहना चाहिए। यहाँ ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, जिससे गर्भवती महिला को समस्याओं में आराम मिलता है। विशेषतः पैर की सूजन, शरीर में अतिरिक्त द्रव्य की रुकावट नहीं होती। अंत में जब 9वां महीना पूरा होता है तो डिलीवरी का समय आने पर पैर की छोटी उंगली के बाहर की तरफ जहां नाखून शुरू होता है वहां पर दबाव देने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उस जगह पर यदि बच्चा उल्टा हो जाता है, बच्चा नीचे आ जाता है, गर्भ में उल्टा बच्चा, उस जगह पर दबाव देने से, वहां मेथी के दाना लगा देने से बच्चा सीधा हो जाता है। इस तरह दर्द रहित होने में मदद मिलती है। अभी कुछ समय पहले किसी महिला का गर्भपात हो गया था और 3 महीने पश्चात प्रेगनेंसी नहीं थी। उनको दाहिने अंगूठे और छोटी उंगली में सभी जोड़ों पर मेथी की पट्टी लगाई गई। 2 महीने उपचार करने के बाद सफल गर्भधारण हुआ और पूरे 9 महीने तक नियमित रूप से माह के अनुसार संबंधित उंगली में मेथी पट्टी लगाने से सामान्य प्रसव हुआ। हर महीने जिस महीने की उंगली है, प्रथम मास के लिए राइट स्मॉल फिंगर, दूसरे माह के लिए लेफ्ट स्मॉल फिंगर, तीसरे माह के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, चौथे माह के लिए राइट इंडेक्स फिंगर, 5वें माह के लिए राइट रिंग फिंगर, 6वें माह के लिए लेफ्ट रिंग फिंगर, 7वें माह के लिए लेफ्ट मिडिल फिंगर, 8वें माह के लिए राइट मिडिल फिंगर और 9वें माह के लिए अंगूठा लेफ्ट थंब। अब इस तरह से एक्यूप्रेशर उपचार हमारी गर्भावस्था के दौरान आने वाली बीमारियों में उपयोगी है। मैंने इनका बहुत प्रयोग किया है। गर्भावस्था में बहुत से लोगों को जब भी परेशानी है, ऑनलाइन लोगों ने बताया और मैंने हर महीने की उंगली बताती गई और उन लोगों ने उस उंगली में उपचार किया तो उससे बहुत उनको लाभ हुआ। उनकी सारी परेशानियां धीरे धीरे सॉल्व होती गई। इस प्रकार हम अपने गुरुदेव को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसी विधा का आविष्कार किया और जो है गर्भावस्था को सरल बताया। और इस तरह से हम अपनी वाणी को विश्राम दे दें।
आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रचना अग्रवाल जी। मैं समझता हूँ कि ये जो सेशन था ये एक तरह का कंप्लीट पैकेज था एक गर्भवती स्त्री के लिए, कि किस प्रकार का भोजन करें, किस मंथ में क्या खाएं, परेशानी हो जाए तो क्या करें, किस प्रकार से शिशु का जो एक जो है चरित्र निर्माण करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, किन पॉइंट्स का उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक परिपूर्ण सत्र था। और निश्चित तौर पर मैं लगातार कमेंट्स भी देख रहा था तो बहुत सारे साथी जो हैं वो लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ प्यारे साथियों, जो अभी युवा वर्ग है हमारा, जो स्त्रियां अभी गर्भधारण करने वाली हैं और जो साथी अभी बहुत जल्द विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखें। और ये इतनी सटीक जानकारियां दी हैं मैडम ने कि इनके लिए आपको किसी और जरूरत नहीं। बीच में पूजा जी कमेंट कर रही थी कि ये सास को कैसे समझाएं, डिलीवरी जिसको करना है उसने समझना है। इसमें 70% चीजें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस की हैं, सास की प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो प्रयास करना है कि आप इन चीजों को अपने जहन में उतारें और इनका दैनिक जीवन में आप पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको इस विशेष सत्र के लिए और इतनी सटीक जानकारी जो आप खोज करके लेके आए। और सोचने वाली बात है साथियों, ये किसी एक किताब का ज्ञान नहीं हो सकता। इसके लिए न जाने इन्होंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, फिर उस पूरे सत्र को इन्होंने लिखा और लिखने के बाद वो एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आयु के इस पड़ाव में इनका कितना समर्पण भाव है आप सबके लिए। तो निश्चित तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर रचना अग्रवाल जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यदि किसी साथी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आप सीट के लिए रिक्वेस्ट करें या लिख के अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि डॉक्टर साहब से जो है सवाल जवाब किया जा सकता है।